जय भीम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे बाबा साहब ने जब बड़ौदा में नौकरी ज्वाइन की उसके बाद उनके साथ क्या घटना घटी और जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ अपनी सहायता के लिए उनके सामने प्रस्ताव रखा, उनके दोस्तों ने इनके साथ कैसा व्यवहार किया, इन्होंने कामाठीपुरा बाग में कैसे अपना समय व्यतीत किया, इसके बारे में जानेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे बड़ौदा के महाराजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। मैंने न्यूयॉर्क कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई की। फिर वहाँ पे मैंने 1913 से 1917 तक रहकर पढ़ाई की और सन 1917 में मैं लंदन चला गया। मैंने लंदन विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और मुझे पढ़ाई पूरा किए बगैर ही मुझे भारत लौटना पड़ा। क्योंकि मुझे बड़ौदा के महाराज ने मेरे पढ़ाई लिखाई का खर्च उठा रखा था, इसलिए मुझे उनकी सेवा करने को मैं बाध्य था, इसलिए मुझे भारत वापस लौटना पड़ा। यूरोप और अमेरिका के मेरे 5 वर्षों के प्रवास ने मेरे मन से बिल्कुल यह निकाल दिया था कि मैं एक अछूत हूँ। लेकिन भारत में कहीं भी एक महार या अछूत जहाँ कहीं भी जाता है वह अपने लिए और दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी कर देता है। जब मैं बड़ौदा के स्टेशन से बाहर आया तो मेरा मन लेकर इस प्रश्न को चिंतित था कि मैं जाऊँ कहाँ, मुझे रहना कहाँ पे है। सबसे बड़ी समस्या यह थी, पास में ही हिंदू होटल थे जिन्हें वीसी कहा जाता था, लेकिन वो लोग अछूतों को उस होटल में ठहरने नहीं देते थे। वहाँ पे रहने का सिर्फ मेरे पास एक ही चांस था कि मैं अपना नाम बदल कर वहाँ पे रहूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे मालूम था कि मेरी वास्तविकता एक न एक दिन खुल जाएगी, इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा, इसलिए मैं यह ना चाहते हुए भी नाम बदल कर वहाँ पर रहना मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं दी। इसलिए मैं बड़ौदा स्टेशन के बाहर ही खड़ा होकर कुछ देरी तक सोचता रहा। इस बीच में जितने भी स्टेशन के यात्री थे सब जा चुके थे और जितने गाड़ी वाले थे सब लोग जा चुके थे, लेकिन उसमें से कुछ गाड़ीवान वहाँ पे प्रतीक्षा कर रहे थे, जो मुझे देख रहे थे कि इस व्यक्ति को कहीं जाना है, वो इसलिए प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे मन में अचानक एक ख्याल आया कि कहीं पास में कोई कैंप होगा वहाँ पे रहने के लिए। तो उनमें से मैं एक गाड़ी वाले को बुलाया और उससे पूछा कि क्या यहाँ पास में कोई कैंप है, कैंप या सराय है रहने के लिए। तो उस गाड़ी वाले ने बोला कि हाँ, यहाँ पे एक पारसी सराय है, वो लोग पेइंग गेस्ट रखते हैं। पेइंग गेस्ट मतलब कि वो खाना पीना खुद बना कर देंगे और आपसे कुछ पैसे लेंगे। तो यह सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और मैं खुशी खुशी वहाँ पर चला गया। उसकी गाड़ी पर सामान लादा और उसके साथ में चला गया। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो सराय 2 मंजिला का बना हुआ था। नीचे पारसी था जो उसके रख रखाव के लिए बुजुर्ग आदमी था, वो अपने परिवार के साथ रहता था और मुझे ऊपर वाला कमरा दे दिया रहने के लिए। इस बीच जब मैं ऊपर गया तो गाड़ी वाले ने मेरा सामान ऊपर लेकर आया और उसको मैं पैसा दिया तो गाड़ी वाला चला गया। कुछ देरी के बाद वो पारसी जो उस मकान का रख रखाव के लिए था वो आया वहाँ। मैं उस कमरे में थोड़ा आराम करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी कमीज़ निकाला और निकाल कर खड़ा था। जैसे वह आया तो वह मेरी अधनंगी शरीर को देख कर वह भड़क उठा। वह इसलिए भड़क उठा कि वह सोचा कि मैं कोई पारसी हूँ। पारसियों में सबसे बड़ी बात यह होती है, उनके पास जस्ता और दुस्ता दोनों होना चाहिए, यह पारसी की पहचान होती है। लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ नहीं था और मैं जब जानता था पारसी लोग जरदुस्त धर्म को मानने वाले थे, इनमें छुआछूत की कोई जगह नहीं होती है। या मैं बिल्कुल संतुष्ट था इस बात से कि वो लोग छुआछूत भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पर गया था। मैं यह नहीं जानता था कि ये पारसी अछूतों या महारों को अपने पारसी में नहीं रहने देते हैं। वह जब भड़क गया तो उसने मुझसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सराय में रहने आने की? तुमने मेरे सराय को अपवित्र कर दिया, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। वह तरह तरह के प्रश्न करने लगा और जैसे वह प्रश्न करने लगा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि अब मेरी समस्या वही आ चुकी थी जो स्टेशन पर थी कि मैं जाऊँ कहाँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है रहने के लिए, और मैं सकते में आ चुका था, मेरे हाथ पाँव ठंड पड़ने लगे थे। फिर मैंने उससे बोला कि मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं, तो आपको क्यों दिक्कत है? इससे आपकी ही आय बढ़ेगी, आपको ही कुछ पैसे कमाने को अवसर मिलेगा। आप चाहे तो मेरा नाम बदल कर रख सकते हैं, कोई पारसी नाम रखने को मैं तैयार हूँ। मुझे इस तरह कहने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पारसी मेरी बातों को मानता हुआ दिख रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत समय से लंबे समय से कोई सराय में रहने के लिए नहीं आया था, प्रवासी नहीं आया था, और इस तरह उसने अपना रजिस्टर में मेरा पारसी नाम रखा और मैं वहाँ पे रहने लगा कि मैं इससे प्रसन्न हो गया कि मेरी समस्या का समाधान हो चुका था। लेकिन मेरी समस्या का समाधान इतना कम समय के लिए था कि पूछिए मत। इससे पहले मैं यह बताऊं कि इस सराय में क्या क्या हुआ, इससे पहले यह बताऊंगा कि मेरे सराय में रहने के बीच में क्या क्या हुआ।
सराय की पहली मंजिला में एक सोने का कमरा था और उससे सटा हुआ एक शौचालय था जिसे गुसलखाना भी बोलते हैं, और उसमें एक नल लगा हुआ था जहाँ पे मैं नहा सकता था। और इस सराय में कोई नहीं था, सिर्फ मेरे अलावा जिस वातावरण में मैं था वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में तमाम प्रकार की गंदगी, कूड़े कबाड़े, टूटी फूटी कुर्सियाँ, मेज बेंच आदि बहुत सारी चीज़ें थीं जो बिल्कुल गंदगी थी। चमगादड़, पक्षियाँ बहुत सी थी, उसमें अपने आप घर बना रखा। वह कर्मचारी सुबह में 1 कप चाय लेकर आता था और 9:30 बजे के करीब वह भोजन लेकर आता था, और रात में 8:30 बजे के करीब वह खाना लेकर आता था। और जब भी वह उसे आता था वह मुझसे बातें करने के लिए रुकता नहीं था। उसे बहुत ही जब ज़रूरी होता था तभी आता था, अन्यथा वह नहीं आता था। और जिसे मैं बात करने के लिए बहुत लोगों से तरसता था, लेकिन इस तरह वो मेरे से बात भी नहीं करता था और चला जाता था। बड़ौदा के महाराजा ने मुझे महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल के पद पर नियुक्त किया था, और मैं सुबह 10 बजे काम के लिए निकल जाता था और रात को 8 बजे वापस आता था। और जब मैं काम पर जाता था तो मुझे अपने दोस्तों के साथ में ही रहना पसंद आता था, और मैं सोचता था कि मैं उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करूं, क्योंकि जब भी मुझे अपने सराय वापस आने का मन करता तो मुझे बहुत ही डर लगता था और मेरे अंदर एक भय सा महसूस होने लगता था। इस बीच मैं सोचता था कि अधिक से अधिक समय मैं अपने मित्रों के साथ व्यतीत करूं। मैं सिर्फ सराय में केवल सोने के लिए आता था, और वो भी इसलिए आता था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं था। इस मजबूरी में मुझे वहाँ पर आके सोना पड़ता था। जब मैं हॉल में आता था तो वहाँ पे कोई नहीं था, घोर अंधकार से भरा हुआ रहता था। वहाँ पे मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं था। मैं बात करने के लिए तरसता था लेकिन कोई नहीं होता था। कर्मचारी ने मेरे लिए एक छोटी सी लालटेन की व्यवस्था कर रखी थी। उस लालटेन का उजाला भी ज़्यादा दूर तक नहीं था, कुछ इंचों तक ही था। और जब मैं अकेलापन महसूस करता था तो मैं किताबें पढ़ने लगता था, और पढ़ता ही रहता था। और जब मैं किताबें पढ़ने लगता था तो मैं सभी को भूल जाता था, अपना अकेलापन भूल जाता था और उसमें डूब जाता था किताबें पढ़ने में। लेकिन ये जो पक्षी चहचहाट की आवाज़ मेरे मन के अंदर से भयभीत कर देती थी, और मुझे यह ख्याल आता था कि मैं यह नाटक कितने दिन तक कर सकता हूँ, या स्वयं कितने दिन तक कर सकता हूँ। कई बार तो मुझे गुस्सा भी आया था, लेकिन मैं अपने दुख और क्रोध को इसलिए छिपा लेता था कि कोई भी बसेरा ना होने से कैसा भी बसेरा होना अच्छा था। और जब मैं लंदन से वापस आया था तो मैं सीधा महाराजा के यहाँ बड़ौदा नौकरी करने के लिए चला आया था। मेरा छोटा भांजा मुंबई से मेरा शेष सामान जो बचा था वह लेकर आया। तो वह जब मेरे कमरे में आया तो वह देखकर मुझे रोने लगा। वह इसलिए रोने लगा कि मैं कैसी स्थिति में रह रहा हूँ, लेकिन मुझे उसे जल्दी ही भेजना पड़ा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो और लोग जान ना जाएं कि मैं यहाँ पे नाम बदल कर रह रहा हूँ। इसलिए मुझे उसे भेजना पड़ गया और फिर वह चला गया। मैं यह अच्छी तरीके से जानता था कि यह मैं नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं प्रधानमंत्री के यहाँ प्रार्थना पत्र या अर्जी दिया था कि वह मुझे एक घर मिल जाए और मेरी समस्या दूर हो जाए। जब तक मेरी अर्जी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के टेबल पर ही जाती रहती थी, मेरी अर्जी पर तत्परता से कार्रवाई हो, इस बीच मेरे लिए क़यामत की रात आ चुकी थी। जब मैं सुबह में उठा और जब मैं खाना पीना खाकर तैयार हुआ था, कपड़े पहन रहा था कि मैं अब ऑफिस के लिए निकलूं, और मैं कुछ पुस्तकें लेकर आया था लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, और उस पुस्तक को उठाने गया तो मुझे लगा कि कोई आ रहा है सराय में रहने। फिर मैंने झाँक कर देखा तो वो सराय में रहने के लिए नहीं थे। वो कम से कम 1 दर्जन हट्टे कट्टे पारसी थे, और वो बाबा साहेब के रूम के यहाँ चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए और प्रश्न पर प्रश्न दागने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अछूत कहीं के, तुमने पारसी सराय को अछूत कर दिया है। तमाम तरह के प्रश्न करने लगे और मैं बिल्कुल भयभीत होकर खड़ा होकर और देखता रहा। मुझे डर था कि अगर मैं कुछ जवाब दूंगा तो वो मुझे मार देंगे। मैं जानता था कि यह मैं नाटक कर रहा हूँ, यह भी मैं जानता था कि यह गलत है, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसका परिणाम इतना घातक हो। उनमें से एक पारसी ने मुझसे पूछा कि मेरा कब तक का इरादा है इस रूम को खाली करने का। तब मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला कि मुझे कम से कम 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, इस बीच मैं खाली कर दूंगा। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि मुझे लग रहा था कि तब तक मेरी प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हो जाएगी और मुझे रूम मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर उसी ने बोला कि अगर तुम आज शाम तक नहीं ठीक करोगे, कमरा खाली नहीं करोगे, तो इसका परिणाम घातक होगा। तो वो सब चले गए, और जब वो चले गए तो मैं अपने रूम में गया और बैठकर सभी को भला बुरा कहने लगा और रोने लगा। फिर कुछ समय बाद मैं ऑफिस के लिए निकला और मेरे मन में यह ख्याल आया कि मेरे जो मित्र थे वो
अमेरिका गए थे साथ में पढ़ने के लिए, जो हिंदू थे। एक हिंदू था और भारतीय ईसाई था, 2 मित्र थे, उनके साथ में गए थे पढ़ने के लिए। मैं सोचा कि उनके पास जाकर मदद मांगना अच्छा रहेगा या नहीं, जिससे मैं पहले अपने हिंदू मित्र के पास गया और उससे अपनी सारी बातें बताई। वह बहुत ही सज्जन था, उसने मेरी सारी बात सुनी और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसने बोल दिया कि अगर मैं उसके यहाँ रहूँगा तो उसके सारे नौकर छोड़कर चले जाएंगे। और मैंने उस पर दबाव नहीं देना चाहा, इसलिए क्योंकि उसका काम कौन करेगा। फिर मैं चला आया। मैं अपने ईसाई मित्र के पास जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब मैं बड़ौदा में ठहरा हुआ था तो उसने मुझे निमंत्रण दिया था कि मैं उसके पास आकर रहूं। मैंने उससे मना कर दिया था कि मुझे सराय में ही रहना पसंद है। मैं इसलिए मना किया था क्योंकि उसकी आदतें मुझे पसंद नहीं थी। अब मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर मैं उसके पास जाऊँगा, क्या वह मेरा स्वागत करेगा या मुझे धुतकार देगा, क्योंकि जब उसने मुझे बुलाया था तो मैं उसके पास नहीं गया था। यह प्रश्न मेरे दिमाग में घूम रहा है। और फिर मैं बड़ौदा महाराजा के यहाँ नौकरी करने के लिए, और जब वहाँ पर गया तो मैं अपने मित्र से इस विषय में विचार विमर्श किया, और इस विषय में विचार विमर्श करने के बाद फिर मैं एक अपने मित्र के पास, वह मित्र एक पंडित था जो शादी कर रखा था, लेकिन उसने अपना धर्म ईसाई में बदल रखा था। तो उसने मुझे बताया कि मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें ज़रूर बता दूंगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि वह बहुत चालाकी से इस प्रश्न का उत्तर दिया था। पति पत्नी दोनों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी अभी भी रूढ़िवाद परंपरा में बंधी पड़ी थी। इसलिए मैं वहाँ पे रहना प्रीफर भी नहीं किया, और ना ही उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया कि वहाँ पे मैं रहूँ। और जब मैं अपने ईसाई मित्र के पास से निकला तो करीब 4 बज चुके थे। अब मुझे 5 घंटे का समय बिताना था, क्योंकि रात को 9 बजे ट्रेन आती थी, और मैं इस 5 घंटे को कहाँ पर बिताऊँ। मुझे फिर वही मेरा प्रश्न आ चुका था जो शुरू में था कि अब मैं जाऊँ कहाँ। अब मेरी समस्या वही आ चुकी थी जो पहले थी, मुझे कौन अपने यहाँ रखेगा, अब मैं यहाँ पर कहाँ पे रहूँ, सबसे बड़ी समस्या यही थी। फिर तो मैंने सोचा कि अब मुझे वापस बम्बई ही लौट जाना चाहिए। और मैं जब रात को 9 बजे ट्रेन आती थी और मैं इस 5 घंटों को बिताने के लिए मैं सोच रहा था कि वापस सराय में चला जाऊं, लेकिन मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था। क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग कहीं मुझ पर हमला ना कर दें। वो इतने धूर्त थे कि अगर मैं उनके सामने कुछ बोलता तो वो मुझे बहुत ही मारते, और हो सकता था कि मुझे जान से भी मार देती। वो धर्म में इतने अंधे हो चुके थे। मेरी स्थिति दयनीय थी, फिर भी मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर दया दिखाए, और मैंने यह निर्णय लिया कि मैं इस 5 घंटे को शहर और कैंप की सीमा पर बने एक सार्वजनिक उद्यान कमाठी बाग में बिताऊंगा। और मैं वहां पर जाकर बैठ गया, और बैठा तो मैं कुछ देर तक शून्य मना रहा, और कुछ देर तक सोचता रहा, और कुछ देर तक अपने घर वालों के बारे में सोचता रहा, अपने माता पिता के बारे में सोचता रहा। जैसा आदमी अकेलापन में महसूस करता है, मैं भी उसी तरह महसूस कर रहा था। और जब रात को 8 बज चुके थे तो मैं बाग से बाहर आया और एक सवारी गाड़ी करके फिर मैं गया सराय पर गया, और अपनी पहली मंजिला से अपना सामान लेकर नीचे उतरा। और इस बीच वो पारसी कर्मचारी नीचे आ गया था, और मैंने उसके पैसे दिए, और उसने कुछ नहीं बोला, और ना ही मैंने उससे कुछ बोला। मैंने उससे चुपचाप विदा ले ली, और विदा लेने के बाद फिर मैं गाड़ी में सामान रखा और बैठकर स्टेशन चला गया। मैं बहुत आशा लेकर बड़ौदा गया था, इस उम्मीद से कि मैं वहां पर जाकर मुझे उनका सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि उन्होंने मेरी पढ़ाई पर उन्होंने पैसे खर्च किए थे। और इस बीच मुझे बहुत सारे ऑफर भी मिले थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें भारतीय शिक्षा सेवा IES में बहुत सारी भर्तियां थी जिन्हें मैंने छोड़ दिया था। और मैं लंदन में भी बहुत सारे ऐसे असरदार लोगों को जानता था जो मेरी हेल्प कर सकते थे, लेकिन इस बीच मैंने उनसे मित्रता करने की चेष्टा नहीं की। क्योंकि मेरा अपना मानना था कि सबसे पहले मुझे बड़ौदा के यहाँ जाकर उनकी सेवा करनी है, इसलिए मैंने उनसे कभी चेष्टा नहीं की। और मुझे इस दुख के साथ बम्बई वापस लौटना पड़ रहा है कि मुझे उनकी सेवा में मात्र 11 दिन ही हुए थे। उस दुख से मुझे वापस लौटना पड़ रहा है। आज 18 साल बाद भी उन 1 दर्जन पारसियों का हाथ में लाठियां लिए हुए मेरे कमरे के सामने खड़ा होना, और मुझ पर तरह तरह के प्रश्न करना, और मेरा उनके सामने गिड़गिड़ा कर खड़ा होना, यह मुझे आज भी पूरी तरह याद आता है। जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे रोना आता है, और मैं पूरी तरह से डर जाता हूँ। यह इतना भयानक पल था कि मैं इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जब भी मैं याद करता हूँ तो ये मेरे दिल और दिमाग दोनों पे बहुत ही गहरी चोट पहुँचाता है।
इसलिए मैं भूलना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे भूल नहीं पाता हूँ। और मैं यह तो जान गया कि एक अछूत जितना हिंदुओं के लिए अछूत है, उतना पारसियों के लिए ही अछूत होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।